टॉपिक है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है भैया, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब आप सोचोगे रिफ्लेक्शन फिर क्यों पढ़ाने लगा, तो एक्चुअल में ये हुआ है तो रिफ्रैक्शन ही, लेकिन इसमें इतना ज्यादा रिफ्रैक्शन होता है कि लाइट उसी मीडियम में वापसी आ जाती है। तो इसे इसलिए इसलिए क्या कहते हैं इसको, रिफ्लेक्शन। हो रहा है रिफ्रैक्शन, लेकिन लाइट उसी मीडियम में वापसी आ जाती है। इतना ज्यादा रिफ्रैक्शन होता है यहाँ पर कि लाइट उसी मीडियम में वापसी आती है। इसी को हम कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब देखिए भैया, इसके कंसेप्ट देख लीजिए जिसके पीछे ये हुआ है। आपको पता है कि लाइट जो होती है, अगर वो डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जाए, ठीक है, तो डेंसर मीडियम से रेयरर में जाती है तो ये एंगल ऑफ, ये क्या है, ये जा रही है लाइट, ठीक है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है। और आपको पता है रेयरर मीडियम में जितना भी एंगल ऑफ इंसिडेंस रहेगा उससे बड़ा क्या होता है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होता है ना। अगर आप एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाते जाओगे तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी क्या होगा, बढ़ता जाएगा, इससे ज्यादा ही आएगा। इंसिडेंस अगर 10 डिग्री का तो ये 20 डिग्री का होगा, ये 50 डिग्री का तो ये क्या होगा, 80 डिग्री का होगा, मतलब ज्यादा ही एंगल आएगा। ठीक है, मतलब डेंसर में बड़ा एंगल बनता है एज कंपेयर टू रेयर। ठीक है, रेयर मीडियम में ज्यादा बड़ा एंगल होता है, डेंसर मीडियम में छोटा एंगल होता है उससे। ठीक है, जब लाइट कहाँ जा रही है, डेंसर से रेयर की तरफ। इस केस में क्या होता है कि अगर मैं आई को बढ़ाऊं तो आर आपको पता है उससे बड़ा हो जाता है। आई को इतना ज्यादा बढ़ा दूं कि आर क्या हो जाए, इतना बड़ा हो जाए कि लाइट उसी मीडियम में वापसी आ जाए। इसी को हम क्या कहते हैं भैया, टोटल इंटरनल। दोबारा देखिए भैया, आपको पता है जो भी एंगल होगा उससे बड़ा एंगल ऊपर मिलने वाला है। अगर मैं इसके एंगल को बहुत ज्यादा बढ़ा देता हूं तो ये एंगल इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि लाइट क्या होगी, उसी मीडियम में वापसी आ जाएगी। इसी को क्या कहते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। हो रहा है रिफ्लेक्शन, लेकिन मीडियम वही आ गया, तो इसलिए कहते हैं इसको रिफ्लेक्शन। ठीक है, ठीक है, तो यहां पर ये ध्यान रखना, लाइट क्या होती है, एज लाइट मूव, एज लाइट मूव डेंसर टू रेयर मीडियम, तो क्या होती है, बैंड अवे फ्रॉम दी, अवे फ्रॉम दी नॉर्मल, नॉर्मल। ठीक है, नॉर्मल से दूर हट जाती है। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में लाइट को हम उसी मीडियम में, उसी मीडियम में वापसी ला सकते हैं। ठीक है, इस वाले केस में जैसे लाइट डांसर से रेयर में जा रही है, तो इस वाला ये चीज करके हम एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ा करके एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन उससे भी बड़ा हो जाएगा, तो ये लाइट जो जा रही है ना वो इसी मीडियम में वापसी भी ला सकते हैं। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं भैया, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब देखिए, अगर लाइट ऐसे देखिए डांसर से रेयर जा रही है तो लाइट इसी मीडियम में वापसी आ सकती है, मतलब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन डांसर से रेयर में ही होता है। अच्छा, रेयर से डांसर में क्यों नहीं होता, अगर लाइट रेयर से कहा जा रही है डांसर में आ रही है तो इसमें होगा नहीं होगा रिफ्लेक्शन, टोटल लाइट उसी मीडियम में वापसी आ सकती है। बताओ वैसे क्यों, वो नॉर्मल की तरफ चली जाएगी, कभी उस मीडियम में आ ही नहीं सकती। जैसे देखो, अगर लाइट आपकी क्या आ रही है, रेयर से डेंसर में जा रही है, तो यहां वाला एंगल जो भी होगा उससे छोटा एंगल ही हो जाएगा। तो मतलब लाइट कभी भी इस मीडियम में, मीडियम रेयर और मीडियम में वापसी, जिस मीडियम से जा रही है उस मीडियम में कभी वापसी नहीं आ सकती। ठीक है, तो एज लाइट मूव, एज लाइट मूव टूवर्ड्स दी, टूवर्ड्स दी, as light move denser rarer to, as light moves rarer to denser। ठीक है, किसकी तरफ बैंड होती है, बैंड टूवर्ड्स दी नॉर्मल, नॉर्मल। और इस केस में, और इस केस में लाइट कभी भी, कभी भी फर्स्ट मीडियम में वापसी, मीडियम में वापसी नहीं आ सकती, वापसी नहीं आ सकती। समझिए भैया, इस केस में लाइट फर्स्ट मीडियम में कभी वापसी नहीं आ सकती। अब पढ़ते हैं भैया मेन टॉपिक जो है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, समझ में आ गया, यही लॉजिक था इसके पीछे का। डायग्राम देखिए,
ये लाइट का सोर्स है, ठीक है, एक्सप्रेशन, ये सोर्स ऑफ लाइट है, सोर्स ऑफ लाइट ये, ठीक है। अब यहां पर मैं एक लाइन खींच रहा हूं, जो दो मीडियम को क्या कर रही है, सेपरेट कर रही है। जो दो मीडियम को सेपरेट करती है उस लाइन को हम क्या कहते हैं, इंटरफेस। क्या कहते हैं उसे, इंटरफेस। एक लाइट ऐसे गई, एक रे ऐसे गई, दूसरी रे ऐसे गई, तीसरी रे ऐसे गई, और चौथी रे आपकी ऐसे चली। इन तीनों रेस का एंगल जो होगा नॉर्मल के साथ क्या होगा, वो अलग अलग होगा। ऐसे ये बता दूं, ये कौन सा मीडियम है, डेंसर मीडियम है, क्या है, और ऊपर क्या, रेयर है। अच्छा, डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, म्यू है। पहले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, म्यू है, और दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, 1 है, ठीक है। ठीक है, ये इस वाले पॉइंट का नॉर्मल हो गया, ठीक है। इस वाले पॉइंट का नॉर्मल ये है, इस वाले पॉइंट का नॉर्मल ये है, और इस वाले पॉइंट का नॉर्मल ये है। आप देख रहे हो तीनों ये नॉर्मल क्या है, ये नॉर्मल है N1, पहला नॉर्मल, दूसरा नॉर्मल, तीसरा नॉर्मल, और चौथा नॉर्मल। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस I1 है, ये I2 है, ये I3 है, और ये क्या है, I4। समझे भैया, ये डेंसर मीडियम है, और ये क्या है, रेयर मीडियम, जहाँ के लाइट को जाना है ना। अच्छा, आपको पता लाइट रेयर मीडियम में डेंसर से कहाँ जा रही है, रेयर में जा रही है। तो अब देखो क्या होगा कि आपका जो भी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन रहेगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन वो क्या होगा, पहले वाले से एंगल ऑफ इंसिडेंस से क्या होगा, बड़ा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर एंगल ये होगा, ये होगी, लाइट ऐसे निकली, यहां पर उससे बड़ा एंगल आएगा। यहां पर आपने देखा एंगल ऑफ इंसिडेंस और बड़ा हो चुका है, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बढ़ करके क्या होगा, इसी के साथ हो जाएगा। इसे कहते हैं ग्रेजिंग, इसे क्या कहते हैं, ग्रेजिंग। जिस एंगल ऑफ इंसिडेंस पे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या हो जाए, 90 डिग्री का हो जाता है, उसको हम ग्रेजिंग कहते हैं। ये ध्यान रखना वर्ड को, अभी आगे लिखूंगा, ठीक है। अब देखिए हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस को और बढ़ा दिया है, तो पहले वाले से ही बड़ा एंगल मिलेगा, और लाइट क्या होगी, इसी मीडियम में क्या होगी, वापसी आ जाएगी, ठीक है। इसी को क्या कहते हैं भैया, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल। अच्छा, यहां पर एंगल लिख देता हूं मैं, इसको कहते हैं R1, इसको लिखते हैं R2, ये है R3, और R3 की वैल्यू कितनी हो चुकी है, 90 डिग्री। और इस एंगल को जिसपे R3 की वैल्यू 90 डिग्री हो जाए, यानी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या बन जाए, 90 डिग्री का बन जाए, उस एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम क्या कहते हैं भैया, क्रिटिकल एंगल कहते हैं। क्या कहते हैं, R4 जो है वो क्रिटिकल एंगल से क्या है, बड़ा एंगल है, क्रिटिकल एंगल से बड़ा एंगल है। तो ये जो सॉरी I4 जो है वो क्रिटिकल एंगल से बड़ा एंगल है, तो R4 जो होगा वो क्या होगा, 90 डिग्री से ज्यादा होगा, और लाइट का मीडियम क्या होगा, वही हो जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं है। इसी को कहते हैं भैया टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्ट हो रहा है रिफ्लेक्शन, लेकिन इसको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इसलिए कहते हैं क्योंकि लाइट का मीडियम क्या होता है, वही होता है, जो इंसिडेंट रे का मीडियम होता है वही रिफ्लेक्टेड रे का मीडियम होता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं भैया। अच्छा, एक चीज देखिए, इसे कहते हैं इस वाले पॉइंट, यहां पर इसे ए पॉइंट लिख देता हूं, ये बी पॉइंट है, और ये सी पॉइंट है, और ये डी पॉइंट है, ठीक है। तो एट पॉइंट सी के बारे में अगर मैं बात करूं, तो इसे कहते हैं मिनिमम कंडीशन ऑफ TIR। क्या कहते हैं इसे, मिनिमम कंडीशन ऑफ TIR। मतलब समझे कि यहीं से आपका TIR स्टार्ट होगा, इससे पहले कोई भी TIR नहीं था, जो भी TIR होगा वो इसी के बाद से स्टार्ट होगा, इसलिए इसको क्या कहते हैं भैया, मिनिमम कंडीशन ऑफ TIR, ठीक है। और मिनिमम कंडीशन ऑफ TIR, हेलो, हाँ क्लास ले रहा हूं।
ठीक है, तो इससे पहले कोई भी TIR नहीं था, TIR यहां से स्टार्ट हुआ और इसके बाद जो भी होगा सब TIR ही होगा। ठीक है, तो इसे कहते हैं मिनिमम कंडीशन ऑफ TIR, और इसी पॉइंट के लिए क्या होती है, कैलकुलेशन होती है। समझ गए? अब देखो कई बार ऐसा ये ध्यान रखना, लाइट कहां से कहां पे मूव करनी चाहिए, डेंसर से रेयर, रेयर से डेंसर में कभी TIR बता दिया ना क्यों। अच्छा एक चीज देखो, अब हमें पता कैसे लगेगा TIR हो रहा है नहीं हो रहा। तो देखिए हर मटेरियल का अभी अब मैं कैलकुलेशन करा रहा हूं, उसके बाद फिर आपको पता लग जाएगा। हर मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, अलग अलग होता है। तो हर मटेरियल का क्रिटिकल एंगल भी क्या होगा, ये क्रिटिकल एंगल, ये वाला एंगल, ये जो एंगल अभी आपको पता लग जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे क्रिटिकल एंगल कैसे डिपेंड करता है। ठीक है, बस बता दे रहा हूं कि भैया क्रिटिकल एंगल डिपेंड करता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे, कैसे करता है भी आगे आपको पता लग जाएगा। तो हर मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, अलग अलग होता है, क्रिटिकल एंगल अलग अलग होता है। आपको दे रखा होगा क्रिटिकल एंगल 50, क्या दे रखा होगा, और क्रिटिकल, इस मटेरियल का क्रिटिकल एंगल है 50। चार रे हैं, एक रे का 20 डिग्री है एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंस, दूसरे का 30 डिग्री है, चौथे का 40 डिग्री है, तीसरी का 40 डिग्री है, और चौथी का क्या है 60 डिग्री है। बताओ कौन सी रे TIR होगा, किसका TIR होगा, 60 वाली का। तो क्यों, क्योंकि मुझे पता है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होना चाहिए वो उसके क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होना चाहिए। क्योंकि आप देख रहे हो कि भैया TIR कब हुआ, जब क्रिटिकल एंगल से एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, ज्यादा है। ठीक है भैया, तो ध्यान रखना TIR कब होगा, पहला एसेंशियल कंडीशन ऑफ TIR, एसेंशियल कंडीशन ऑफ TIR, क्या क्या होगी कंडीशन, पहले क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस किससे ज्यादा होना चाहिए, क्रिटिकल एंगल से। यहां पे लिख रहा हूं एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल किस लिखते हैं, IC से। पहली कंडीशन क्या होनी चाहिए कि एंगल ऑफ इंसिडेंस किससे ज्यादा होना चाहिए, TIR यहां पे हुआ ना, तो यहां का जो भी इंसिडेंस है वो किससे ज्यादा है। और क्रिटिकल एंगल क्या होता है, वो एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसपे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या हो जाए। समझ गया भैया, क्रिटिकल एंगल समझ में आ गया। अभी लिखवा रहा हूं डेफिनेशन भी। ठीक है, दूसरा TIR कब हो सकता है, पहली कंडीशन तो ये होगी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होना चाहिए, क्रिटिकल एंगल से ज्यादा चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या, लाइट शुड मूव फ्रॉम डेंसर टू, लाइट शुड, ये शायद क्वेश्चन भी आया होगा आपका किसी का ना तो किसी का आएगा होगा। लाइट शुड मूव फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम। ये दो एसेंशियल कंडीशन होती है, जरूरी कंडीशन होती है किसके लिए, TIR के लिए। कैलकुलेशन मैं किससे क्लियर करूंगा, एट पॉइंट C के लिए। हाँ कैलकुलेशन, नाउ कैलकुलेशन, या कैलकुलेशन करो, कैलकुलेशन केवल इसी के लिए कैलकुलेशन हो सकती है, बाकी और सारी कंडीशन क्या अनसर्टेन है। ना तो आपको I1 की वैल्यू पता, ना आपको I2 की वैल्यू पता है। लेकिन जो तीसरा केस है C पॉइंट पर, वहां पर आपको पता है कि I क्या है, क्रिटिकल एंगल है, और R क्या है, 90 डिग्री है। बाकी आगे भी आपको कोई भी कंडीशन नहीं मालूम है। ग्रेटर मतलब क्या होता है, कुछ भी हो सकता है। अगर मैं बोलूं किसी का क्रिटिकल एंगल 50 है और TIR और एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा, तो भाई 50 से कुछ भी हो सकता है ना, 50 से ज्यादा होना चाहिए, वो कुछ भी होगा, 60 70 80 कुछ भी। तो अनसर्टेन कंडीशन है, हमें कैलकुलेशन किसी करनी है सर्टेन कंडीशन की। जैसे आपको याद है कि भैया मेरे को अगर ये 50 न्यूटन का मास उठाना है, 50 न्यूटन का ये ब्लॉक उठाना है, तो ऊपर कितना फोर्स लगाऊं, 50 से ज्यादा। लेकिन मैं कैलकुलेशन किसके लिए करता हूं, 50 के लिए, ज्यादा के लिए नहीं हो सकती ना कैलकुलेशन, वो तो 60 70 80 कुछ भी हो सकता है। तो इसीलिए फिजिक्स में कैलकुलेशन हमेशा किसके लिए होती है, मिनिमम के लिए होती है। ठीक है, मैक्सिमम कुछ भी हो सकता है, मिनिमम होना चाहिए। अगर मिनिमम हो गया तो मैक्सिमम तो ही जाएगा ना। चलो, तो ये कैलकुलेशन करते हैं। तो ऑन अप्लाइंग स्नेल्स लॉ एट पॉइंट C, ऑन अप्लाइंग स्नेल्स लॉ एट पॉइंट सी पॉइंट पर मैं स्नेल्स लॉ अप्लाई कर रहा हूं, और मुझे बताएगा स्नेल्स लॉ, कौन बताएगा भाई, अनुज। स्नेल्स लॉ क्या है भैया, है नहीं पता, चलो स्नेल्स लॉ क्या है, तू बताओ, है मिटेगा फिर। स्नेल्स लॉ क्या है,
साइन आई प्लस आगे आगे खत्म, तू भी खत्म। तू बता, घर बैठा है तो पढ़ रही होगा, तू बता भाई। बराबर। अरमान, साइन आई इक्वल्स टू में, बहुत अच्छा। तू बता बे। हाँ, इक्वल्स टू कांस्टेंट। तू बता बे केतु, कांस्टेंट क्या है यहाँ पर? छोड़, हो गया खत्म। बता भाई, स्नेल्स लॉ जो मैंने बताया वो बताओ ना, ये ज्ञानी क्यों बन रहे हो? बता। हाँ हाँ, म्यू वन बाय म्यू टू। नहीं। तो बता दे प्रिंस, याद है मुझे जिससे पूछा और जिसने गलत जवाब दिया है? अभी रिकॉर्डिंग बंद करूंगा, उसके बाद फिर पेलम पाली करूंगा, रुक जाओ। बता भाई। हाँ, म्यू वन साइन आई इक्वल्स टू म्यू टू। अगर जो साइन आई अपॉन में साइन आर कर रहा था और म्यू वन अपॉन में म्यू टू कर रहा है वो गलत है। साइन आई अपॉन में साइन आर इक्वल्स टू म्यू टू अपॉन में म्यू वन होगा। ठीक है, अभी मैं देख रहा हूं, एक बार इसको कर लू। ठीक है, आ रहा हूं बेटा, कमिंग, आई एम कमिंग। तो स्नेल्स लॉ क्या कहता है भैया? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम एंड साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम और साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, है ना? यही है स्नेल्स लॉ। अब मैं सी पॉइंट के लिए कैलकुलेशन कर रहा हूं, तो सी पॉइंट पर अगर देखोगे तो भैया ये पहला मीडियम, पहले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? म्यू। एंगल ऑफ इंसिडेंस को मैंने क्या बोला? क्रिटिकल एंगल। दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? 1। और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है? 90। ठीक है, तो म्यू साइन आई सी इक्वल्स टू में क्या हो गया? 1 आ गया। क्या आ गया? ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। कह रहे हैं भैया कि कोई लाइट अगर डेंसर किसी भी मीडियम से एयर के अंदर जाए और उसका टी आई आर हो रहा है, ग्रेजिंग कर रही है लाइट, कैसी कर रही है? इसे कहते हैं ग्रेजिंग करना, ग्रेजिंग। ठीक है, जब एंगल आर क्या आता है? 90 डिग्री, और एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है? क्रिटिकल एंगल के बराबर। ये ध्यान रखना, ग्रेजिंग का मतलब क्या होता है? जब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो? क्रिटिकल के बराबर, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या हो? 90 डिग्री के बराबर, तो उसे ग्रेजिंग कहते हैं। न्यूमेरिकल में बहुत ज्यादा, न्यूमेरिकल में ये सब कुछ नहीं बोलेगा, केवल बोलेगा ग्रेजिंग। समझ जाना भैया क्या कि एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके बराबर होगा? क्रिटिकल के। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन किसके बराबर होगा? 90 डिग्री के। अभी यार बेटा जो कैलकुलेशन डन होने वाले। ठीक है भैया, तो इससे दो चीजें निकलती है। पहला निकलता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वो क्या होगा? म्यू इक्वल्स टू में 1 बाय में साइन आई सी। ठीक है, एक ये निकला है। और दूसरी चीज निकलती है यहां पर क्रिटिकल एंगल भी आता है। कि तू कांस्टेंट क्या कह रहे थे बेटा? यार तो ये मैं समझ नहीं पाया, या तो मेरी जानकारी खराब है या फिर म्यू तो वेरिएबल हो सकता है ना। अगर मैं मान लो साइन आई कैसे कांस्टेंट, नहीं ये डेफिनेशन मैं तो कहता हूँ जहां से पढ़ रहे हो गलत चीज है ना, लिमिटेड चीजें मेरे से नहीं पढ़ रही है बेटा। वो 10th वाली तो आधी से ज्यादा गलत होगी ना। आईसी इक्वल्स टू में साइन इनवर्स 1 बाय में म्यू। तो यहां पर एक चीज और, अभी मैंने आपको क्या बोला था? जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज्यादा होगा उसका क्रिटिकल एंगल उतना कम होगा, बोला था नहीं बोला था? अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अलग अलग क्रिटिकल एंगल, बोला था। वो देखो यहां पर अलग अलग म्यू, तो अलग अलग आई। ठीक है भैया, ये कैलकुलेशन हो चुकी है। अब इसमें कैलकुलेशन में कुछ है नहीं। ठीक है, समझ गया? तो तू बता, पंकज नाम है तेरा, भूल जाते हैं मैं। हाँ चलो बता, क्रिटिकल एंगल क्या होता है? क्या 90 डिग्री? तो ये होगी डेफिनेशन कंप्लीट, खत्म। लाइट कहां से कहां पे मूव करे? डेंसर से, तो उस एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्रिटिकल एंगल कहते हैं, जिसपे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या हो जाए? 90 डिग्री का हो जाए। पता ही नहीं है कुछ भी, अभी आता हूं बेटा, तेरी भी खबर लूंगा। पहले पेज पे क्या लिखा था मैंने? अच्छा ये लिखा था, देखिए जो डेफिनेशन है वो ये रही। हाँ भाई,
पढ़ो भैया इसको। द एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है, इन द डेंसर मीडियम फॉर विच द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और इन द रेयर मीडियम क्या बन जाए भैया 90 डिग्री का, तो उसे क्या कहते हैं भैया क्रिटिकल एंगल। ठीक है भैया, डिनोटेड बाय आईसी से लिखते हैं, किससे लिखते हैं? ठीक है, चलो दूसरी डेफिनेशन आ रही है भैया टी आई आर की। टी आई आर, टी आई आर क्या होता है भैया बता दिया मैंने, जब लाइट आपकी क्या होती है डेंसर से रेयर मीडियम में जाती है और एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होता है, तो लाइट का जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है वो 90 डिग्री से क्या होता है ज्यादा होता है। इसकी वजह से लाइट क्या होती है उसी मीडियम में वापसी आती है। इसी फिनोमिना को हम क्या कहते हैं भैया टोटल इंटरनल। अब मैं इस टॉपिक को इतना ज्यादा बार बार क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि भैया ये टॉपिक आएगा ही आएगा एग्जाम में, बोर्ड में देखा हुआ है। द फिनोमिना इन विच अ रे ऑफ लाइट ट्रैवलिंग एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल फ्रॉम डेंसर टू is totally reflected back into the denser medium is called TIR। इसे क्या कहते हैं भैया TIR। कोई दिक्कत तो नहीं है, समझ गया? और आके मिल लेता हूं मैं आपसे। ना यार मिलूंगा, मिलना जरूरी है बाबू, नहीं मिलूंगा तो प्यार कम हो जाएगा ना, सही बता रहे ना। देखो ये भैया कैलकुलेशन समझ में आ गई, डायग्राम समझ में आ गया। चलो अब आता है भैया एप्लीकेशन ऑफ TIR। एप्लीकेशन ऑफ TIR, एसेंशियल कंडीशन ऑफ TIR क्या थी बहन? क्या जानी चाहिए? दूसरी बड़ा होना चाहिए। कितने प्यार से बता दिए, दोनों बच गए। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ TIR में भैया पहली एप्लीकेशन जो है भैया वो है आपकी ब्रिलियंस ऑफ डायमंड, डायमंड की चमक, चाहे डायमंड चमकता क्यों है। ठीक है, पहले भैया डायमंड बना देता हूं मैं, है? अंकित के पास रिंग भी तो है, डायमंड रिंग, उसने दी थी। अब मैं देख तो ला भी डायमंड ही बन जाएगा, देखिए देखिए देखा भी जादू से डायमंड बनेगा। अभी देख तो सही डायमंड से कैसे बनेगा, अभी तेरी आंखों को धोखा दे देगा ये। अभी रुक तो जा, अब डायमंड लग गया। अब बता दो डायमंड लग रहा ऊपर से? अब तुम्हारी आंखें खराब है, डायमंड ही है। कोहिनूर का हीरा बनाया ऐसी कलर का है, कोहिनूर का हीरा पिंक कलर का है। हाँ तुझे पता ही नहीं क्या यार, तुम्हारी नॉलेज ही तो छोटी है। पिंक कलर का है, ठीक है। अरे यार अभी क्लास ले रहा हूँ, बाद में आऊंगा भैया, चलेगा? अब देखिए भैया होता क्या, सुन लीजिए, पहले मैं आपको पूरी मैकेनिज्म समझा देता हूँ, उसके बाद फिर देख लीजिए। ठीक है, अगर मैं बात करूं तो डायमंड का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, इन केस ऑफ डायमंड, इन केस ऑफ डायमंड, डायमंड का म्यू क्या होता है टू लार्ज। ठीक है, डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है बहुत ज्यादा होता है। अच्छी क्या लिख दिया, डायमंड का म्यू क्या होता है बहुत ज्यादा होता है 2.54। आपको बता दूं नॉन मटेरियल में सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है डायमंड का, ये और किसी का नहीं है। ठीक है, अब आपको पता ध्यान आईसी क्या होता है साइन इनवर्स 1 में म्यू होता है। ये लार्ज होगा तो जाहिर सी बात है क्या होना चाहिए स्मॉल होना चाहिए। एंड फॉर डायमंड
एंड फॉर डायमंड इसकी वैल्यू होती है, आईसी की वैल्यू 24.4 डिग्री के आसपास। 24 अब इसी का फायदा उठा दो। आपको पता है डायमंड में बहुत सारे फेज होते हैं, पता नहीं पता? नहीं होते क्या? होते हैं, डायमंड में बहुत सारे फेज होते हैं। पता क्यों होते हैं? क्योंकि इसका क्रिटिकल एंगल बहुत कम होता है, 24.4 डिग्री, और चारों ओर जो कुल एंगल बनता है वो कितना होता है? 360 डिग्री। क्या होता है? तो 24.4 डिग्री में 360 को अगर 360 डिवाइड बाय 24.4 करो तो ये करीबन नहीं तो 15 के आसपास आएगा, 15 से भी ऊपर जाएगा। मैं मान ले रहा हूं 15 है। कितना आ रहा है? तो इसका मतलब डायमंड के 15 फेजेस हो सकते हैं 360 डिग्री में। कितने हो सकते हैं? और ये 24.4 डिग्री का मतलब क्या हुआ? क्रिटिकल एंगल 24.4 डिग्री लिख दिया मैंने, तो इसका मतलब क्या हुआ? पता नहीं, तू भी पीटी। 24.4 डिग्री का मतलब क्या हो रहा है मीर? अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस 24.5 डिग्री भी हो जाए तो लाइट क्या होगी? डायमंड से बाहर नहीं निकल पाएगी। समझ गया? लेकिन उसके लिए क्या होना चाहिए? लाइट शुड मूव फ्रॉम डायमंड टू एयर। लाइट कहां से कहां पे मूव करे? डायमंड से रेयर। डेंसर से रेयर मत बोल, यानी अपना दिमाग मत लगा, सब गलत ही बताता है। अब होता क्या, सुन लीजिए, अब सुन लीजिए। अब जो आपकी किरण होती है, सूर्य की किरण या फिर किसी की भी, वो इस रास्ते से होते हुए यहां पर आ जाती है अंदर। कहा जा रही है? रेयर से। रेयर से डेंसर में केवल एक फिनोमिना होता है, वो होता है रिफ्रैक्शन। नॉर्मल की तरफ बैंड जाती है, चली गई अंदर। अब होता है, देखो अंदर का जो मटेरियल होता है, फेज में बना रहा हूं अलग अलग फेज। ये है फेज एक, इस फेज का नॉर्मल है ये, एरिया नॉर्मल कहते हैं इसे हम। ठीक है। अब लाइट ऐसे गई है, ये क्या? इंसिडेंट रे। क्या है ये? जो बाहर से आई है। ठीक है, रेयर से कहां आई है? डेंसर मीडियम में। डायमंड का अंदर का मीडियम बता रहा हूं मैं, बाहर से आई है लाइट ऐसे करके। ठीक है, ऐसा ही है। तो जब लाइट रेयर से डेंसर में आ गई तो उसका रिफ्लेक्शन हुआ और अंदर घुस गई। अब जब लाइट अंदर चली गई तो बाहर जाने का प्रयास करेगी या नहीं? कहां जाने का प्रयास करेगी? रेयर मीडियम में। लेकिन अब आपको पता भी है, लाइट जब डेंसर से रेयर में जाती है और एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है? क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होता है, तो लाइट बाहर नहीं निकल पाती है। पता ना? लाइट अभी पहली कंडीशन को फॉलो कर रही है, रेयर से डेंसर वाला छोड़ दो। डेंसर से रेयर में जब बाहर जाने लगी लाइट, तो जिस फेस पे पड़ रही है उस नॉर्मल के साथ, उस नॉर्मल के साथ एंगल ऑफ इंसिडेंस जो भी बन रहा है वो क्या है? इस मटेरियल के क्रिटिकल एंगल से क्या होगा? ज्यादा होगा, यानी 24.4 डिग्री से ज्यादा। अब ये लाइट बाहर नहीं निकल पाएगी, और ये लाइट क्या होगी? ऐसी इधर आ जाएगी, दूसरे वाले फेस की तरफ चलेगी। अब लाइट देख, नॉर्मल के साथ एंगल ऑफ इंसिडेंस आई बना, आई की वैल्यू क्या क्रिटिकल से? हाँ, अरे मैं बता रहा हूं सब पे नहीं चमकता ना डायमंड, मैं कंडीशन बता रहा हूं, इस पे पड़ेगी तो मोटी बुद्धि कहेगा। इधर है दूसरा फेस, डायग्राम खराब कर दिया। ठीक है, यहाँ पे लाइट गई, फेस दूर दूर बना रहा हूं मैं, ये डायमंड के अंदर का है। ठीक। ये अगला फेज आ गया। इस वाले फेस, अब एक फेस तो है नहीं, बहुत सारे फेस है। इस वाले फेस के नॉर्मल के साथ भी क्या हुआ? एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो क्रिटिकल से ज्यादा पड़ा। अब लाइट अब भी देख किस में है? डेंसर मीडियम में। क्या है? और इधर क्या था? रेयर एंड मीडियम था। लाइट जा रही थी बाहर, डेंसर से कहां जा रही थी? बाहर। लेकिन एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है? क्रिटिकल से ज्यादा है। लाइट डेंसर से रेयर जा रही है और एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है? क्रिटिकल से ज्यादा है। तो फिर लाइट का फिर क्या होगा? कि यार लाइट फिर क्या होगी? बाउंस बैक करके अगले फेस की तरफ भाग जाएगी। ठीक है, ऐसे हुआ। यहां पर भी एक फेस था, फेस तो बहुत सारे होते हैं ना, उसका नॉर्मल के साथ भी क्या हुआ? बड़ा एंगल बन रहा था। ठीक है, समझ गया? समझ गया। और फिर क्या हुआ? लाइट या ये क्या है? डेंसर मीडियम में लाइट, और कहां जाने का प्रयास करिए? रेयर में। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या? क्रिटिकल से ज्यादा है। लाइट फिर क्या होगी? रिफ्लेक्ट बैक कर जाएगी अगले फेज की तरफ। ये फिनोमिना बार बार रिपीट होता रहेगा क्योंकि बहुत सारे फेज होते हैं। ऐसी गोल लाइट क्या होगी? गोल गोल घूमती रहेगी पूरे डायमंड के अंदर और निकल नहीं पाएगी। ठीक है, और एक जहां पे कलेक्ट हो जाएगी और जहां से अगर निकलने का थोड़ा बहुत मौका मिला तो वहां से आपको क्या दिखेगी? चमक दिखेगी। यही क्या होता है? डायमंड के ब्रिलियंस का कारण होता है। ठीक है भैया, समझ में बात? नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं है? तो ये होता है डायमंड के ब्रिलियंस का कारण। चलो इसको लिख लेते हैं। लिखना क्या है? कॉपी पेस्ट। भाई कहाँ गई भैया? ये रही। अरे यार अगले पेज पे करो ना।
सौम्या अभी वहीं पे आके ना जूते जूते मारूंगा, समझ गया? चप्पल पहनी लेकिन दूसरे से मांग के मारूंगा तेरे में, चुपचाप बैठे इससे बढ़िया। सब बता दिया मैंने, वो लिखा हुआ है, ठीक है। लिखा हुआ द ब्रिलियंस ऑफ डायमंड इज ड्यू टू द TIR एज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज वेरी लार्ज। तो उसका क्रिटिकल एंगल क्या होगा? 24.4, बहुत स्मॉल होगा। द फेसेस ऑफ डायमंड आर सो कट दैट द लाइट एंटरिंग द क्रिस्टल सफर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन रिपीटली। बहुत बार उनका क्या होता है? TIR हो जाता है, अंदर ही घूमती रहती लाइट, and hence gets collected inside but it comes out through only a few face, कुछ फेस से निकल पाती है। और अगर आप उस फेस की तरफ अपना मुंह करके रखोगे तो आपको डायमंड कैसा दिखेगा? चमकता हुआ। समझ में आई बात? नहीं, आगे बढ़े हो। अब आता भैया एक फिनोमिना होता है मिराज, मृग तृष्णा कहते हैं इसको, ठीक है। इसमें आपने सुना होगा कि आप डेजर्ट वगैरह में जाते हो, ठीक है, तो वहां पर आपको पानी का एहसास होता है कि पानी है भैया, लेकिन वहां पर आपको पानी नहीं मिलता, भागता रहता है। ये हिरन के साथ होता है, हिरन भागता रहता है पानी के साथ में, उसको दिखता है पानी है, भगवान इसको काट रहा है, ठीक है, भगाता रहता है कुत्तों की तरह। जब उसके बाद सारा पानी खत्म हो जाता है वहीं पे कंक्लूड देता है, खत्म। ये नॉलेज होना खतरनाक भी है और नहीं होना दोनों खतरनाक, मतलब पता रहे फिर भी खतरनाक है, नहीं पता रहे फिर भी खतरनाक है। अभी पता लग जाएगा आपको क्यों, ठीक है भैया। अब देखिए अगर मैं बात करूं तो डायग्राम देखते हैं मिराज, ठीक है। अब देखिए ये है आपका पेड़, हरे कलर का वृक्ष बना देता हूं मैं। इसका तना किस कत्थे कलर का, कत्था कलर कौन सा होता है भाई? चॉकलेटी नहीं है इसमें? ये ऐसा हो गया, मान लो डेजर्ट ट्री है, ठीक है, ऐसा। नहीं नहीं, छोटा बनाओ थोड़ा। ये है डेजर्ट ट्री। अब इसमें से कैक्टस की तरह पत्ते वो निकले हुए हैं, भाई डेजर्ट ट्री है खजूर की। आसमत बेटा, वरना ये कांटे जो है ना यही तो कम बच्चों के नंबर आते हैं, यही वजह होती है, यहीं से तो इनका ड्रॉबैक चालू हो जाता है, डाउनफॉल चालू हो जाता है। अभी भी सॉरी बोल दो, सुअर श्राप दे दिया ना, मेरा श्राप 4 दिनों तक चलता है, ठीक है। ये देखिए भैया, ये वृक्ष है, वृक्ष की शाखाओं पर सूर्य देव अपनी किरण को बिखरा रहे हैं। सूर्य देव का कलर क्या होता है? ये व्हाइट होता है, लेकिन अभी मैं येलो बना रहा हूं, ठीक है, येलो ड्वार्फ है, ठीक है। ये ऐसे किरण ऐसे, आपको एक जानकारी दे दूं, ठीक है, इसको टॉपिक कराने से पहले, कि अगर मैं ऐसे डेजर्ट की बात करूं, बोले तो हिंदी में मरुस्थल की बात करूं, तो मरुस्थल में जो सरफेस का टेम्परेचर होता है बहुत ज्यादा होता है दिन के टाइम में। और दिन के टाइम में हाई टेम्परेचर होने की वजह से वहां की सारी एयर क्या होती है? डिस्प्लेस करके ऊपर चली जाती है, गर्म एयर क्या होती है? ऊपर जाती है। नीचे एयर की डेंसिटी बहुत कम होती है, तो नीचे का माहौल क्या होता है? लेस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मतलब लेस रिफ्रैक्ट, मतलब लेस डेंसर हो जाता है। क्या होता है? लेस डेंसर, मतलब मोर रेयर, है ना, ज्यादा रेयर हो गया नीचे का। नीचे का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो गया? कम हो गया, क्योंकि वहां की एयर कहाँ चलेगी? ऊपर चलेगी। और ऊपर का माहौल, ऊपर जाकर के एयर ऊपर क्यों जाती है? क्योंकि उनकी गर्मी, उनके पास एनर्जी क्या है? नीचे ज्यादा है। अब कोई चीज ऊपर जाएगी उस गर्मी का इस्तेमाल करके, तो उसकी एनर्जी क्या होगी? कम हो जाएगी, तो ऊपर की एयर क्या होती है? ठंडी हो जाती है। क्या होती है? अब ऊपर की एयर ठंडी होगी तो उसकी डेंसिटी क्या होती है? ज्यादा होती है, और ठंडी एयर की डेंसिटी ज्यादा होने के साथ साथ उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी क्या होता है? ज्यादा आता है, और वो डेंसर बन जाती है। क्या बन जाती है? यानी डेजर्ट में नीचे वाली एयर क्या होती है? रेयरर, ऊपर वाली क्या होती है? डेंसर। और लाइट अगर रेयरर से डेंसर की तरफ जाती है, सॉरी, डेंसर से रेयरर की तरफ जाती है तो नॉर्मल से दूर हट जाती है, पता है ना। और लाइट अगर डेंसर से रेयर से डेंसर में आती है तो नॉर्मल की तरफ हो जाती है। बस यही दोनों चीज ध्यान रखना, आगे करा रहे हैं, ठीक है। तो भैया ये किरण ऐसे आके पड़ी इसके ऊपर, आपको बता दूं भैया ये डेजर्ट है, ठीक है, ये सरफेस है, सरफेस ऐसे बनाया था, ये सरफेस है, ठीक है, ये सरफेस है, ठीक है। अभी क्या हुआ कि यार चलो कोई नहीं, डायग्राम तो नहीं दूंगा, समझा दूंगा, अगली क्लास में दिखा दूंगा, ठीक है। अभी अभी बताता हूं मैं आपको कि अलग अलग, देखो ये अलग लेयर है, क्योंकि आपको पता है हर जगह की डेंसिटी क्या होती है? अलग अलग होती है।
हवा में बहुत जल्दी वेरिएशन आती है, यहाँ की हवा गर्म है, यहाँ की थोड़ी ठंडी, यहाँ की और ठंडी, यहाँ की और ठंडी, ऐसा। ठीक है, ये अलग अलग लेयर बना रहा हूँ बेटा। अभी वहीं आके ना इतना पेल हुआ ना, अस्तित्व खत्म कर दूंगा तेरा मैं। ठीक है भैया, ये हो गया। ये जो डैश लाइन है ये बता रही है एयर की लेयर, लेयर नंबर फर्स्ट है, नहीं लिख रहा मैं लेयर में, ठीक है। अब क्या होती है, लाइट ऐसे आती है नीचे। अब वैसे तो बहुत सारी रेज होती है, लेकिन ये वाली रे क्या हुई, ऐसे आई है ना। इसको ऐसा ऐसा बना दो, ऐसा ऐसा है ना, ये ऐसे करके आई। अब आपको पता है यहाँ पर इसका मीडियम चेंज हो गया। नीचे क्या है, नीचे है रेयर एंड मीडियम, ऊपर है डेंसर मीडियम। नीचे रेयर नीचे आ रही है, रेयर एंड मीडियम में आ रही है, तो क्या होगा भैया, नॉर्मल से ये यार, ये नॉर्मल है, और नॉर्मल से क्या होगी, दूर हटेगी, हटेगी ना, दूर हटेगी। अभी फिर क्या हुआ, अगला फिर मीडियम चेंज हो गया इसका, क्योंकि नीचे और रेयर है, तो फिर क्या होगी, नॉर्मल से फिर क्या होगी, दूर हटेगी। हो गया। अभी एक और नॉर्मल है यहाँ पे, तो आप देख रहे हो इस केस में नॉर्मल के साथ बहुत बड़ा एंगल बना दिया इसने। देखो यहाँ पर एंगल छोटा था, यहाँ पर एंगल और छोटा है, यहाँ पर एंगल और छोटा है। लाइट कहाँ आ रही है, डेंसर से रेयर, डेंसर से, और एंगल ऑफ इंसिडेंस बहुत बड़ा बन चुका है। और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस इतना बड़ा बन गया कि ये क्या है, इस मीडियम का इस लेयर के क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो गया, क्रिटिकल एंगल से। अब ये लाइट क्या होगी, नीचे नहीं आएगी, अब क्या होगी, ऊपर निकल जाएगी, और ये क्या होगा, ऐसे करके ये वाली लाइट अच्छी सी ऐसे करके फिर ऊपर चलेगी। अब लाइट कहाँ जा रही है, डेंसर मीडियम में, कहाँ जा रही है, और डेंसर मीडियम में अगर लाइट जाती है तो भैया क्या होती है, नॉर्मल की तरफ बेंड होती है। क्या होती है, ये यार, बेंड होगी ना नॉर्मल की तरफ। हाय हाय, हाय हाय। ठीक है, ऐसे होगी। अब ये वाली ये जो रे आ रही थी, यार क्या हो रहा है ये जो रे आ रही थी अपने साथ किसकी इमेज लेके आ रही थी, पेड़ की। लेकिन अब वो पेड़ इस डायरेक्शन में दिखेगा, इस डायरेक्शन बोले तो, कहाँ गया बे, डॉटेड लाइन जल्दी का हट।